बेटा कल मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट वाली प्रॉपर्टी जो है वो स्टार्ट करवाई थी। मैं एक बार आपको प्रॉपर्टी का फटाफट रिकैप करवा देता हूँ ताकि आपको टॉपिक में प्रॉब्लम ना आए, आप थोड़ा सा कनेक्ट हो जाओगे बेटा। तो बेसिकली कल मैंने आपको ना डी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बताना शुरू किया था। सबसे पहली बात हमने ये देखी थी बेटा, जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना वो अलग अलग तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसका रीजन ये होता है बेटा कि वो पेनल्टीमेट ऑर्बिटल भी इंक्लूड करते हैं और वैलेंस ऑर्बिटल भी इंक्लूड करते हैं। दोनों ऑर्बिटल इंक्लूड होने की वजह से वो हमारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं। अगर हम ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड बनाएंगे लो ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वो आयनिक बनेगा बेटा। अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाएंगे तो वो कोवेलेंट बनेगा। नॉर्मली अगर आप एस ब्लॉक या पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो ना बेटा, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ना दो दो का डिफरेंस आ रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस आएगा बेटा वो वन वन यूनिट का आएगा, मतलब हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट में वन वन यूनिट का ही डिफरेंस होता है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा, हमारे पास कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर आपने उनकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में से ये पता लगाना है कि स्टेबल वाली ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, तो आप वहां पे बेटा वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये हमारे पास हमारा केस था। कैसे? ई नॉट की वैल्यू देखो, जिसकी ई नॉट की वैल्यू ज्यादा आ रही होगी बेटा वो होगा हमारे पास मोर रिएक्टिव यानी कि लेस स्टेबल, और जिसकी वैल्यू कम आ रही होगी बेटा वो होगा हमारा मोर स्टेबल बेटा। नेक्स्ट उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जब हम फ्लोराइड्स पढ़ते हैं या हेलोजन वाले कंपाउंड पढ़ते हैं, हेलोजन वाले कंपाउंड्स के अंदर हमें कैसे मिलती है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वैल्यू, वो मैंने आपको बताया था। तो अगर आप टाइटेनियम से लेके मैंगनीज तक मूव करोगे ना बेटा, टाइटेनियम से मैंगनीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती रहती है, +4 +5 +6 +7 इस तरीके से। और हेलोजेंस जो होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर आपका फ्लोरीन आगे कर अटैच हो रहा है ना, तो फ्लोरीन के साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है बेटा। बाकियों के साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं होती इतनी। अगर मैं लो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो फ्लोराइड्स अनस्टेबल होते हैं बेटा। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो लोअर लोअर हलाइड बना लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास हमारा फ्लोरीन होता है वो नहीं बनाता बेटा। अब इसमें मैंने कल बताया था कॉपर एक्सेप्शन है। कॉपर जो होता है बेटा वो फ्लोराइड के साथ तो स्टेबल कंपाउंड बना लेता है, लेकिन वो आयोडीन के साथ स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाता। तो ये वो बातें हैं जो हमने कल पढ़ी थी, मैंने कुछ मेन मेन बातें आपको बताई बेटा। आज हमने इसका लास्ट जो है वो पढ़ना है बेटा। लास्ट है हमारा ट्रेंड इन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स। तो बेटा इसको आप ध्यान से देखोगे, जब हम हमारी मेटल के साथ ऑक्सीजन अटैच कर देंगे बेटा, मेटल के साथ ऑक्सीजन अटैच कर देंगे तो वो बन जाएगा मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैसे शो होती है बेटा, वो चीज हमने स्टडी करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, 3D सीरीज में जो हमारे एलिमेंट्स की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना बेटा, वो उनके ग्रुप नंबर के इक्वल ही आती है। मतलब आप ये देखो, मैं आपको बताता हूँ। डी ब्लॉक हमारा शुरू होता है बेटा ग्रुप 3 से। ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 से लेके ग्रुप 12 तक होता है बेटा। अभी ना हम बात कर रहे हैं ग्रुप 7 तक की। जैसे ग्रुप 3 में आ गया हमारे पास स्कैंडियम, फिर आएगा बेटा टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज। जब हम इन सबको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये जो कंपाउंड बनाएंगे, उस कंपाउंड में मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना बेटा, वो उसके ग्रुप नंबर के इक्वल ही आ रही होती है। जैसे स्कैंडियम ने ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाया Sc2O3, तो यहाँ पे स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी बेटा, जो कि उसके ग्रुप नंबर के इक्वल है बेटा। देन उसके बाद टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगी, वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगी,
क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगी बेटा, और मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आएगी। यानी कि ग्रुप 7 तक हमारे जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ वही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जो उनका ग्रुप नंबर होता है बेटा। ग्रुप 7 के बाद ये चीजें बंद हो जाती हैं। ग्रुप 7 के बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +3 मिलती है, वो भी बेटा फेरिक ऑक्साइड में। ग्रुप 7 के बाद सिर्फ फेरिक ऑक्साइड है जहां पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। अदरवाइज +1 या +2 यही ऑक्सीडेशन स्टेट चलती है बेटा ऑक्सीजन के साथ। तो मैंने आपको बताया कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं ना, वो ग्रुप 7 तक ही पॉसिबल होती हैं ऑक्सीजन के साथ। ग्रुप 7 के बाद पॉसिबल नहीं है बेटा। ग्रुप 7 तक आप चाहे उनके ऑक्साइड बना लो। अगर आपने ऑक्साइड भी बनाने हैं तो आप ऑक्सो कैटायंस या ऑक्सो एनायन भी बना सकते हो बेटा। अब ये ऑक्सो कैटायन ऑक्सो एनायन क्या होते हैं? देखो बेटा, हमारे पास मेटल है, मेटल के साथ ऑक्सीजन होगी और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा। अगर मेटल है, ऑक्सीजन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो हम उसे बोलते हैं ऑक्सो कैटायन। और अगर हमारे पास मेटल है, ऑक्सीजन है और नेगेटिव चार्ज है साथ में, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सो एनायन। तो ये ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं ना बेटा, वो ऑक्सो कैटायन या ऑक्सो एनायन बनाते हैं। इन कंपाउंड्स के अंदर भी मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हाई होती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये बनती है कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल जो होते हैं वो ऑक्सो कैटायंस या ऑक्सो एनायन नहीं बनाते हैं बेटा, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल भी लिए हुए हैं, देखो कुछ एग्जांपल हैं। जैसे VO2 है हमारे पास, VO2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है बेटा। VO2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है। टाइटेनियम ऑक्साइड में 4 है बेटा। MnO4 नेगेटिव, इसे हम बोलते हैं पर मैग्नेट। तो पर मैग्नेट आयन में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है बेटा। इसे हम बोलते हैं क्रोमेट। क्रोमेट आयन के अंदर भी +6 है और इसे हम बोलते हैं डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट के अंदर भी फिर है बेटा VO4 3 नेगेटिव, इसे हम वेंडेट बोलते हैं बेटा। तो वेंडेट के अंदर +5। तो अगर आप ऑक्सो कैटायन या ऑक्सो एनायन बनाओगे ना, उनके अंदर भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको हाई ही मिलेगी। देन उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। अब देखो, मैंने आपको ये पढ़ाया कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल होते हैं ना बेटा, ट्रांजिशन मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बेटा, ऑक्सीजन के साथ भी और फ्लोरीन के साथ भी। फ्लोरीन वाला पॉइंट मैंने कल पढ़ाया था, आज रिवाइज भी करवाया बेटा। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं ना, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, फ्लोरीन के साथ भी ऑक्सीजन के साथ भी। लेकिन ऑक्सीजन के साथ उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो बेटा यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ वो देखो। क्योंकि जब हमारा मेटल ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है ना, तो वो डबल बॉन्ड बनाता है बेटा। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड बनाने के लिए मेटल ने यूज किया अपना d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन ने यूज किया अपना p ऑर्बिटल। इसलिए इस पाई बॉन्ड को ना हम डी पाई पी पाई बॉन्ड भी बोल देते हैं बेटा। या पी पाई डी पाई एक ही बात है, उल्टा बोलो सीधा बोलो। तो इसे हम डी पाई पी पाई बॉन्ड बोलते हैं। ये वाले बॉन्ड फ्लोरीन नहीं बना सकता, फ्लोरीन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बना सकता है बेटा। तो इस वजह से मल्टीपल बॉन्ड बनाने की वजह से ऑक्सीजन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं बेटा। तो ये हमारे पास हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉपर्टीज थी। प्रॉपर्टी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है बेटा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो थम्स अप कर दो, आगे चलते हैं। सर ठीक है डी बेटा, पे कृतिका पी पे प्रीति। वाला पार्ट रिपीट कर। बेटा मैंने ये बोला, जब हमारा मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन होता है ना, तो मेटल जो होता है, मेटल अपना d ऑर्बिटल लेके आता है बेटा। और जो ऑक्सीजन होता है वो अपने p ऑर्बिटल लेके आता है। मेटल का d ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं बेटा। तो ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं ये साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं। साइडवेज ओवरलैपिंग करके बेटा ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देते हैं, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। इससे बेटा फिर दोनों के बीच में पाई बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाता है बेटा।
तो यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए मेटल अपना डी ऑर्बिटल लेके आया, डी जेड स्क्वायर मान लो, और ऑक्सीजन अपना पी ऑर्बिटल लेके आया, पी एक्स पी वाई पी जेड कुछ भी मान लो। दोनों की शेप सेम है, इसलिए साइडवेज ओवरलैपिंग होती है और पाई बॉन्ड बनती है बेटा। अब ये पाई बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड होता है। ये वाला पाई बॉन्ड है ना बेटा, इतना स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो सेम ऑर्बिटल्स के बीच में बना, पी पाई। यहाँ पे डिफरेंट ऑर्बिटल है तो बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है, बट सिग्मा बॉन्ड को तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ही, इसलिए बेटा ये वाले कंपाउंड हमारे ज्यादा स्टेबल होते हैं। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ना बेटा हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट वाली जो प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मेटेलिक करेक्टर की। स्लाइड चेंज कर रहा हूँ बेटा मैं, आज जो मैं आपको स्लाइड वाली पीडीएफ सेंड करूंगा ना, आज मैं आपको ये दोनों सेंड कर दूंगा, कल वाली भी आज वाली भी, क्योंकि कल वाली पे भी हमने थोड़ी मॉडिफिकेशन कर ली है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लेना बेटा, आज दो पीडीएफ आएंगी, और क्लास ओवर होते ही सेंड कर दूंगा ताकि आपको रात तक वेट ना करना पड़े बेटा। तो ये था हमारे पास हमारा पॉइंट। अब ये तो मैंने पॉइंट आपको समझा ही दिया है। इससे आगे हमारे पास आ गया है बेटा मेटेलिक करेक्टर। तो जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है बेटा, इन सबको हम एलिमेंट ना बोल के मेटल्स बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं बेटा ये मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करती हैं। अब कौन कौन सी मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको पता ही है बेटा। जैसे ये सारे एलिमेंट जो होंगे वो मेलिएबल होंगे, डक्टाइल होंगे, हीट कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, सोनरस होंगे, हाई डेंसिटी होगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा। तो ये सारी मेटेलिक प्रॉपर्टीज को शो करती हैं। यहाँ पे मैंने ये भी लिखा हुआ है देखो, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स का टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है। मेटल्स के ना बेटा तीन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है एचसीपी, एक होता है सीसीपी, एक होता है बीसीसी। आपका प्लस टू में एक चैप्टर था बेटा सॉलिड स्टेट, वो डिलीट हो गया। अगर वो डिलीट ना होता तो मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाता भी। एचसीपी स्ट्रक्चर होता है बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, थोड़ा सा आपको नाम से ही आइडिया हो जाएगा। इस अरेंजमेंट में एटम एक दूसरे के साथ ऐसे कंबाइन होते हैं बेटा कि वो एक हेक्सागन बना सके, इस तरीके से। यानी कि एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि एटम्स के बीच में हेक्सागन बनना शुरू हो जाता है बेटा। देन हमारे पास होती है सीसीपी, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इस पैकिंग में बेटा एटम्स खुद को ऐसे अरेंज करते हैं कि वो एक क्यूब बना लेते हैं बेटा। क्यूब आपने सुना होगा या देखा होगा सबने। तो ये ऐसा कुछ क्यूब होता है बेटा। यहाँ पे जो ये क्यूब बनाया ऐसा कुछ अरेंजमेंट वो करना शुरू कर देते हैं। तो जब हमारे एटम्स इस तरीके से अरेंज हो कि वो एक क्यूब बनाए, उसे हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं बेटा। और नेक्स्ट है हमारे पास हमारी यहाँ पे बीसीसी पैकिंग। बीसीसी होती है बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, या बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। इस पैकिंग के अंदर ना बेटा क्यूब तो बन ही रहा होगा, जैसे पहले बन रहा था। क्यूब बन रहा होता है, हर कॉर्नर पे एटम होता है, और क्यूब की बॉडी के अंदर भी एक एटम होता है बेटा, बिल्कुल सेंटर के बीच में। क्योंकि बॉडी के अंदर एक एटम प्रेजेंट है इसलिए हम इसे बॉडी सेंटर पैकिंग भी बोल देते हैं। तो जितने भी हमारे ट्रांजिशन मेटल है ना बेटा वो ये तीन टाइप के स्ट्रक्चर शो करते हैं, और सारी मेटेलिक प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं। अब इसमें हमारे पास एक एक्सेप्शन है, वो है मरकरी बेटा। मरकरी इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर एग्जिबिट नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में होते हैं, और मरकरी जो होती है वो लिक्विड होती है बेटा रूम टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब मरकरी को छोड़ के जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो सारे के सारे मेटेलिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अब वो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं बेटा, उसका मैं रीजन आपको बता रहा हूँ। आपने ना ये रीजन ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये सेम रीजन मैंने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में भी अप्लाई करना है बेटा। उसके अलावा एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है हीट ऑफ एटमाइजेशन की, तो वो प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बतानी है बेटा।
इस वजह से आपको ये वाली एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुननी है। यही एक्सप्लेनेशन तीन प्रॉपर्टीज पे अप्लाई होती है बेटा, मेटेलिक करेक्टर पे भी अप्लाई होगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे भी अप्लाई होगी, और हीट ऑफ एटमाइजेशन पे भी अप्लाई होगी बेटा। तो प्रॉपर्टी देख लो क्या है। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं बेटा, ये मेटेलिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। मेटेलिक प्रॉपर्टीज को शो करने का रीजन है इनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी और बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पहले वाली भूल भी जाओ, लो आयनाइजेशन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ये दूसरी बात मैंने आपको बताई है ना बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, मतलब वो थोड़ा सा एनर्जी गेन करते ही इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही लूज होते हैं बेटा जो वैलेंस शेल में होंगे, जो अनपेयर्ड होंगे। ये जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, ये मेटेलिक बॉन्ड बनाने के काम आते हैं। और क्योंकि हमारे एलिमेंट्स के बीच में मेटेलिक बॉन्ड बन रही है बेटा, इस वजह से हमारे जितने भी एलिमेंट होते हैं वो मेटेलिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो मेन यहाँ पे जो कंसेप्ट है बेटा, वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। किसी भी ट्रांजिशन मेटल में जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उतने ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा बेटा। और जो मेटल जितने ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनाता है, वो उतना ज्यादा ही मेटेलिक करेक्टर शो करेगा। तो यानी कि अगर मैं आपको बोलूं स्कैंडियम है, स्कैंडियम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वेनेडियम के पास तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम के पास पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्रोमियम का मेटेलिक करेक्टर सबसे ज्यादा होगा, फॉलोड बाय वेनेडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम। जितने ज्यादा हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे। और जितने ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे बेटा, उतना ज्यादा मेटेलिक करेक्टर शो हो जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग ना हमने ऊपर पॉइंट मेंशन किए हुए हैं, वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे हमें बोला गया, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं ना, उनकी लो आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं बाय यूजिंग वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स एंड पिनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन्स। बेटा दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। फिर ये अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेटर इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, एंड हेंस ग्रेटर विल बी द मेटेलिक करेक्टर। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, हमारी मेटेलिक बॉन्ड उतनी ज्यादा बनेगी, उतनी ज्यादा पावरफुल होगी। और जितनी ज्यादा हमारी मेटेलिक बॉन्ड पावरफुल होगी बेटा, उतना ज्यादा वहां पे मेटेलिक करेक्टर हमें शो हो जाएगा। अब हम बात करें, अगर देखो, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, ये तीनों के तीनों ना बेटा सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 6 से। सीरीज अलग अलग है इनकी, एक 3D सीरीज है, एक 4D सीरीज है, एक 5D सीरीज है, लेकिन ग्रुप सेम है बेटा। अगर इनका ग्रुप सेम है ना, तो ये सभी के सभी जो हैं वो सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले हैं। इनके पास ना बेटा 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास होते हैं डी सब शेल के अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एस सब शेल में होता है बेटा। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनके पास सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर होता है, बिकॉज ये सबसे ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। और मेटेलिक करेक्टर होने की वजह से ये हार्ड होते हैं बेटा काफी। लेकिन अगर मैं जिंक कैडमियम मरकरी की बात करूं, जिंक कैडमियम मरकरी, ये भी सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं बेटा, ग्रुप 12। और इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं बेटा, मतलब इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए मेटेलिक बॉन्ड नहीं बना पाते बेटा। मेटेलिक बॉन्ड ना बनाने की वजह से ये सॉफ्ट ही रह जाते हैं। तो यही चीज मैंने यहाँ पे बताई हुई है कि जिंक कैडमियम मरकरी डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर दे डज नॉट फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड्स एंड आर सॉफ्ट इन नेचर। जो मेटेलिक बॉन्ड बना लेते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं बेटा। और जो हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड नहीं बना पाते, जिनका फुली फिल्ड सबशेल है या एम्प्टी सबशेल होगा,
वो फिर सॉफ्ट रह जाएंगे बेटा, वो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। उसके बाद हमें ये बोला गया, जैसे अभी अभी मैंने ग्रुप 6 का एग्जांपल लिया था ना बेटा, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। अगर आपको मेटल मेटल मोड बनानी है, मतलब क्रोमियम क्रोमियम, मोलिब्डेनम मोलिब्डेनम, टंगस्टन टंगस्टन, अगर आपको ये वाली बॉन्ड बनानी है बेटा, तो यहाँ पे आपने इस चीज का ध्यान रखना है। ये बॉन्ड्स आप बनाओ। बॉन्ड्स बनाने के बाद जो स्टेबिलिटी है ना बेटा, वो हायर एलिमेंट्स की आपको ज्यादा मिलेगी। जो हमारे हायर एलिमेंट होते हैं ना, ये मेटल मेटल बॉन्ड बना के राजी हैं। लाइटर एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल मेटल बॉन्ड नहीं बनाते। बेटा जब भी मैं लाइटर एलिमेंट बोला करूंगा ना, मैं 3D सीरीज की बात कर रहा हूँ। और जब मैं हैवियर एलिमेंट बोला करूंगा तो उसमें 4D और 5D दोनों आ जाते हैं। हैवियर एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल मेटल बॉन्ड बनाना प्रेफर करते हैं, लाइटर एलिमेंट नहीं करते हैं। इसका रीजन मैंने लिखा हुआ है, ड्यू टू ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, ये अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे बेटा। तो एक बार आप नाम याद रख लो, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है बेटा। अगर इस प्रॉपर्टी में कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, डाउट नहीं है तो थम्स अप कर दो। ये लो, देख सकते हो बेटा आप। ठीक है बेटा, हर्ष कृतिका। ठीक है बेटा। तो हम आ जाते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बेटा। अब ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारी इंपॉर्टेंट है काफी। और ये वाली प्रॉपर्टी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, मेटेलिक बॉन्ड पे डिपेंड करती है बेटा। तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट में हमें यही बोला गया कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं बेटा, उनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। जो मेल्टिंग पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है वो कुछ इस तरीके से है बेटा। जब आप 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, तो जैसे जैसे आप मूव करोगे बेटा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता रहेगा। मूव करते करते मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, और सेंटर में आके ना मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा बेटा। फिर सेंटर के बाद ये फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। मतलब शुरू से इंक्रीज होगा, सेंटर में जाके मैक्सिमम होगा, और फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास हमारा मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड होता है। क्यों आता है ये ट्रेंड, इसके बारे में आगे बात करेंगे। मैंगनीज और टेक्नीशियम ये एक्सेप्शन है बेटा, ये आपको याद रखना है। मैंगनीज, टेक्नीशियम और रीनियम, ये भी सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 7 से बेटा। तो अगर मैंगनीज में एक्सेप्शन आई है तो रीनियम टेक्नीशियम में भी आती है। और रीनियम में भी एक्सेप्शन आपको देखने को मिलती है, हालांकि मैंने नाम मेंशन नहीं किया, बिकॉज क्वेश्चन इन दोनों का ही आता होता है बेटा। तो इनके पास ना पांच पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कि ये बहुत सारे मेटेलिक बॉन्ड बना सकते थे। अगर ये बहुत सारे मेटेलिक बॉन्ड बनाते तो इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई आना चाहिए था बेटा। बट ये एक्सेप्शन में चले गए, इनका ना एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट में ना मैंने आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट बताई हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेंड बेटा, कि मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे इंक्रीज होता है, सेंटर में आके मैक्सिमम होता है और फिर डिक्रीज हो जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि ये जो एक्सेप्शन आ रही है मैग्नीज और टेक्नीशियम की बेटा, इन दोनों की एक्सप्लेनेशन आपको आगे मिल जाएगी बेटा। फिलहाल हम एक बार हाई मेल्टिंग पॉइंट की एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों आता है। तो वो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है बेटा। मैंने लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बिटवीन द एटम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई एमपी एंड बीपी। तो यहाँ पे भी रीजन मेटेलिक बॉन्ड है बेटा। मेटेलिक करेक्टर भी मेटेलिक बॉन्ड वाला रीजन फॉलो करता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी मेटेलिक बॉन्ड वाला रीजन ही फॉलो करता है बेटा। हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट में जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे बेटा। और जितने ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आएगा। फिर मैंने ट्रेंड बता दिया बेटा। ट्रेंड है हमारे पास ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन 3D सीरीज, द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अप टू क्रोमियम। जैसा भी मैं बता रहा था, स्कैंडियम के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, टाइटेनियम के पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वेनेडियम के पास तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर एकदम से क्रोमियम के पास छह अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। फिर मैंगनीज के पास पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन है, आयरन के पास चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले इंक्रीज हुए,
सेंटर में जाके मैक्सिमम हुए और फिर डिक्रीज होना शुरू हो गए। इसलिए मेटेलिक बॉन्ड भी शुरू शुरू में बढ़ते हैं, फिर मैक्सिमम हो जाते हैं, फिर डिक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी बेटा शुरू शुरू में पहले इंक्रीज होगा, सेंटर में जाके मैक्सिमम हो जाएगा और क्रोमियम के बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब ये क्रोमियम के बाद जो मैंगनीज टेक्नीशियम है, इनमें डिक्रीज क्यों आ रहा है, उसके लिए मैंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है बेटा। तो बड़ा सिंपल सा रीजन है, देखो मैंगनीज होता है बेटा 3d5 4s2 और टेक्नीशियम होता है 3d5 4s, सॉरी 4d5 5s2। तो ये दोनों के दोनों जो है ना बेटा, ये हाफ फील्ड स्टेबल हैं। अब क्योंकि ये हाफ फील्ड स्टेबल है बेटा, स्टेबल हैं, तो ये मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे, इनके इलेक्ट्रॉन टाइटली अट्रैक्टेड होते हैं, तो ये मेटेलिक बॉन्ड बनाना थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं। और क्योंकि ये मेटेलिक बॉन्ड बनाना कम प्रेफर करते हैं, इसलिए बेटा इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो एक्सेप्शनली लो आ जाता है बेटा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे बताई हुई है, देखो मैंने बोला द डिप इन मेल्टिंग पॉइंट एट मैंगनीज एंड टेक्नीशियम is due to exactly half-filled stable configuration. Due to this, electrons are tightly held by the nucleus. इसलिए बेटा इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन नहीं होगी, मेटेलिक बॉन्ड जो बनेगी वो वीकर बनेगी बेटा। तो ये हमारे पास हमारा रीजन था। उसके बाद जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन तीनों का भी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बिकॉज ये फुली फील्ड स्टेबल है बेटा, इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ना के बराबर बनाएंगे। तो इनका भी मेल्टिंग पॉइंट कम आता है बेटा। अब ये मेल्टिंग पॉइंट के अंदर ही इंक्लूड कर लेना पॉइंट, ये है हमारा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इसको नई प्रॉपर्टी मत बनाना। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमारे पास क्या होता है भाई, देखो जैसे हमारे पास एक क्रिस्टल है बेटा, इस क्रिस्टल में बहुत सारे आइटम्स हैं जो आपस में कंबाइन है एक दूसरे से मेटेलिक बॉन्ड बना के। तो हमने इस क्रिस्टल को हीट करना है और हीट करके ना सारे मेटल्स को अलग अलग कर देना है। आसान भाषा में हमने इनकी मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ देना है बेटा। तो मेटेलिक बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है जिससे हम सिंगल सिंगल एटम कर सकें, उस हीट एनर्जी को हम बोलते होते हैं बेटा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो होती है वो भी मेटेलिक बॉन्ड्स पे डिपेंड करती है, और मेटेलिक बॉन्ड जो होते हैं वो अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं। मींस जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे, और जितने ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे उतनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आएगी बेटा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास हमारा मेन पॉइंट है। आप इसको समराइज ही कर लो बेटा, मैं आपको बता देता हूं। एक हो गया मेटेलिक करेक्टर, दूसरा हो गया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा हो गया बेटा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये तीनों के तीनों डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड्स पे। मतलब बोलने को अगर आप देखें तो ये तीनों प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, लेकिन तीनों के लिए हमारे पास जो कंसेप्ट है वो सेम है बेटा, तीनों के तीनों मेटेलिक बॉन्ड पे डिपेंड करते हैं। जितने ज्यादा हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे, और जितने ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे बेटा उतनी ज्यादा ये प्रॉपर्टीज आपको शो हो जाएंगी। तो ये था हमारे पास हमारा रीजन बेटा। आज की प्रॉपर्टीज हम इतनी ही करेंगे, कंप्लीट हो गई हैं। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा फटाफट, किसी भी प्रॉपर्टी में कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है बेटा जी। तो ये पीडीएफ मैं आपको भी सेंड कर दूंगा, आप इसको नोट कर लेना बेटा। प्रॉपर्टीज हमारी खत्म होने वाली हैं, 10 प्रॉपर्टीज हो गई हैं बेटा, टोटल 13 प्रॉपर्टीज हैं, तो कल मोस्ट प्रोबेबली प्रॉपर्टीज हमारी खत्म हो जाएंगी। फिर इन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं बेटा, परसों हम वो डिस्कशन करेंगे। एक बार प्रॉपर्टीज को रोक के फिर आगे चलेंगे बेटा। ठीक है। थैंक यू, अटेंडेंस मैंने ले लिया बेटा, आप लीव कर सकते हो।